So hey guys, welcome back to Ignite Chemistry. This is Vivek and today we're going to discussing about a new topic that is solubility and Henry's law. So let's get started. So first हम देखेंगे solubility के बारे में. तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था. तो ये सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट. जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूट को डिजोल्व करवाता है. तो हम जब सॉल्यूट को ऐड करेंगे एक सॉल्वेंट के अंदर, वो सॉल्यूट क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे. तो सॉल्यूट का पार्टिकल धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन. तो जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा उसी को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी. तो यहां पर एक वीडियो से हम देखेंगे. देखो, तो ये ग्लास में हमने जो वाटर फिल किया दैट इज सॉल्वेंट एंड यहां पर जो सॉल्ट हमने ऐड किया दैट इज सॉल्यूट. तो सॉल्यूट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, सो इट इज ए सॉल्यूशन. एंड ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे डिसॉल्यूशन. जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसॉल्यूशन. एंड सॉल्युबिलिटी क्या है, ये वाटर के अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट जितना डिसॉल्व हो सकता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसी को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. ठीक है, तो डिसॉल्यूशन क्या होता है, डिसॉल्यूशन एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन में और उसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है. ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन के अंदर जब कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसॉल्यूशन. और एक प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन. तो तुमने 11th में पढ़ा होगा क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये एक मेथड होता है जब हम एक सॉल्यूट को सेपरेट करते हैं फ्रॉम सॉल्यूशन से. ठीक है, एक प्योर सॉल्यूट को हम सेपरेट करते हैं थ्रू ए सॉल्यूशन, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट को प्यूरिफाई करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज किए थे 11th क्लास में, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो क्रिस्टलाइजेशन है क्या, इट इज द प्रोसेस इन व्हिच some solute particle in the solution combine with each other and get separate out the solution. तो जब solution से एक solute निकल जाता है उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन. So crystallization is the process in which solute particles are separated from the solution. तो dissolution and crystallization both opposite process होते हैं. ठीक है, तो crystallization में क्या होता है, solute particles solution से निकल जाते हैं and डिसॉल्यूशन से क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं. तो ये जो दो प्रोसेस है ये दो ऑपोजिट प्रोसेस है. क्या ये दोनों प्रोसेस एट ए टाइम होता है, हाँ होता है. कब होता है, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है. तो देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट टर्म जैसे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज द कंडीशन एट व्हिच डिसॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऑकर एट द सेम रेट. जब डिसॉल्यूशन होगा क्रिस्टलाइजेशन भी होगा, वो प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगा, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या देंगे हमको, सॉल्यूशन देंगे जिसको बोलेंगे डिसॉल्यूशन. एंड ये सॉल्यूशन अपने आप टूट के सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में सेपरेट हो गया जिसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन. तो क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसॉल्यूशन एक डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं जब रेट ऑफ डिसॉल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम होता है. ठीक है, तो उसके बाद एक टर्म देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखो जब एक सॉल्वेंट के अंदर हम कुछ सॉल्यूट ऐड करेंगे, धीरे धीरे जब हम सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो वो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल और डिसॉल्व नहीं होगा. जिस पॉइंट में जो सॉल्यूट
और डीजल नहीं होगा उसी पॉइंट को बोलेंगे सैचुरेटेड पॉइंट, एंड उसी सोल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इट इज द सोल्यूशन इन व्हिच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। जिस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में हम मैक्सिमम सॉल्यूट आर कर देंगे उसके बाद सॉल्यूट आर नहीं होगा, उसी सोल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। और एक होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब वहां पर हम ज्यादा सॉल्यूट आर कर सकते हैं, सॉल्यूट वहां पर डीजल होगा। तो इट इज द सोल्यूशन इन व्हिच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। हम कुछ ज्यादा सॉल्यूट डीजल कर सकते हैं तो उस वाला सोल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो समझ में आ गया सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। क्या क्या वो फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जो पहला फैक्टर होता है वो है नेचर ऑफ सोल्यूट, सेकेंड होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। दीज आर द फोर फैक्टर जो नेचर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहले देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जब हम सॉलिड सॉल्यूट आर करते हैं तब तो उसका सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्टेड होता है। पहले देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो जैसे कि वाटर, ये ले लो एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो ये है वाटर और वाटर में मैंने कुछ सॉल्यूट यहां पर ऐड किया है। तो वो सॉल्यूट क्या होता है, धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अभी वाटर के पास मैंने एक सॉल्यूट ऐड किया जो डीजल हो गया। जैसे कि वाटर में हमने सॉल्ट लिया है सोडियम क्लोराइड, तो ये डीजल हो जाता है। लेकिन अगर मैं वाटर में ऑयल ऐड करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं वाटर में ऑयल ऐड करूंगा तो क्या होगा, जो ऑयल होता है वो सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन वाटर में एंड सॉल्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सिमिलर होता है। तो इसीलिए वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड डीजल हो जाता है, लेकिन वाटर के अंदर जो ऑयल होता है वो डीजल नहीं होता। तो वाटर बेसिकली क्या होता है, एक पोलर सब्सटेंस होता है, लेकिन ऑयल जो होता है वो जनरली नॉन पोलर होता है। तो पोलर नॉन पोलर कभी डीजल नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहां पर डीजल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए एक टर्म यूज होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे। पोलर डिसॉल्व करेगा, सॉरी 16 लिख दिया मैंने, पोलर डिसॉल्व करेगा पोलर सॉल्यूट, एंड नॉन पोलर डिसॉल्व करेगा नॉन पोलर सॉल्यूट। अगर मैं ऑयल को बेंजीन में सॉल्युबल कराऊंगा तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन एक नॉन पोलर है, ऑयल ऑल्सो नॉन पोलर, सो दे कैन इजीली मिक्सेबल। बट जब हम सॉल्ट को बेंजीन में डालेंगे तो वहां पर सॉल्ट भी डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन पोलर है एंड जो सॉल्ट है वो पोलर है, इसीलिए वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा है पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सिमिलर होता है, इसीलिए ऐसा डिसॉल्व हमको देखने को मिलता है। When solid solute are dissolved in solvent, then following equilibrium exists। जब हम कोई भी सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में तो ऐसा इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन देते हैं और कुछ सॉल्यूशन अपने आप टूट के सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और जब सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो और एक पॉइंट क्या हुआ, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। लैटिस एनर्जी क्या होता है, जैसे कि मान लो NaCl,
तो NaCl के अंदर NaCl फिर से Na फिर से Cl, तो एक टाइप का अरेंजमेंट होता है क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक टाइप का लैटिस में अरेंज होते हैं। जब ये वाटर में डिजल होता है तो ये जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है। अगर ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। तो हमको जितना लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तो उतना सॉल्युबल कम होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अभी ये जो लैटिस है, लैटिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट होता है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर ये लैटिस एनर्जी लो होगा तो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। तो यही बोल रहा है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी हायर इज द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन मोर इज द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जब लैटिस एनर्जी का वैल्यू लो होगा एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, देखो ये एक हमारे लिए सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में मैंने कुछ सॉल्यूट ऐड किया, तो जनरली वाटर ले लेते हैं। तो वाटर में जब मैं सोडियम क्लोराइड ऐड करता हूं तो वाटर में वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें हाइड्रोजन होता है पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन होता है पार्शियली नेगेटिव। एंड ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये पॉजिटिव सोडियम को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो सोडियम प्लस होता है एंड O माइनस होता है पार्शियली नेगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा होता है कि एक सोडियम के सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं ऐसे। तो ये जो ऑक्सीजन होता है पार्शियली नेगेटिव एंड जो सोडियम होता है पार्शियली पॉजिटिव, तो इनके बीच में चार्ज का बैलेंस होता है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए ये जो हीट होता है कुछ जनरेट होता है। जब भी कोई सॉल्यूट डिजल होता है तो वहां पर हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं कि वो वाटर मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि वहां पर जो आयन होते हैं वो स्टेबलाइज होता है। और पता है जब कोई भी आयन स्टेबलाइज होता है तो वहां से एनर्जी निकलता है, उसी को बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो कोई भी सॉल्यूट वाटर में ऐड होने से जो हीट एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। और कोई भी सोल्यूशन में हीट ऑफ हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा, उतना अच्छे से सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्युबिलिटी होता है दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी के ऊपर एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर। तो ये बोल रहा है अगर लैटिस एनर्जी लो होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छा होगा। और सॉल्युबिलिटी एक और फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है आयन। जब एक आयनिक सॉलिड डिसॉल्व होता है मोर इन सॉल्वेंट हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो अच्छे से आयनिक सॉल्यूट को उतना सॉल्युबल कर पाएगा। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो वाटर का सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वाटर के अंदर बहुत ज्यादा आयनिक सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में। उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू ली चैटर्ड प्रिंसिपल। तो ली चैटर्ड प्रिंसिपल ने क्या बताया, इफ द डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, अगर सोल्यूशन जो डिसॉल्व हो रहा है अगर वो एक्सोथर्मिक है, वहां से हीट रिलीज हो रहा है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जब कोई सॉल्यूट को हम ऐड करेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो वहां से हीट एनर्जी रिलीज होगा, तो एनर्जी रिलीज होगा तो एंथैल्पी क्या होगा, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है। देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर वो सॉल्यूशन के अंदर हीट रिलीज हो रहा है तो हमको बाहर से एनर्जी देना जरूरत नहीं है। ठीक है, बाहर से कोई टेम्परेचर हम नहीं देंगे, अगर देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है, अगर एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वहां पर अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। इफ एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब होता है जब कोई भी सॉल्यूट को हम ऐड करेंगे वहां पर हीट चाहिए, वो ऑब्जर्व करता है हीट, बाहर से लेता है, तो देन द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, जब टेम्परेचर देंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कोई भी सोल्यूशन का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं होता। कंडीशन अप्लाई होता है, जब एक्सोथर्मिक होगा तब उसको अगर टेम्परेचर देंगे तो वो डिक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी,
अगर एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर देने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी का जो प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जो प्रेशर जितना ज़्यादा डालेंगे, जब एक सॉलिड होगा, सॉल्यूट एज द सॉलिड, तब उसका सॉल्युबिलिटी इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। जो लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल होते हैं सॉल्यूट का, वो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, इसीलिए प्रेशर का वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर सिग्निफिकेंटली सिंस सॉलिड आर हाईली इनकॉम्प्रेसिबल। तो समझ में आ गया। तो सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन के बारे में हमने देख लिया कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे अफेक्ट करता है। अभी हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर एक सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मतलब होता है यहां पर गैस हमने एज ए सॉल्यूट लिया है एंड लिक्विड एज द सॉल्वेंट, ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो गैस है वो सॉल्यूट है, हमारे पास जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, तो क्या होता है, सर्टेन गैसेस आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कुछ गैस होते हैं जो हाईली सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, HCl हो गया। These are highly soluble in water and certain gases are less soluble in water like hydrogen, nitrogen, helium। तो ये जो गैस होते हैं ये less soluble होते हैं एंड जो अमोनिया, HCl जैसे गैस होता है वो highly soluble होते हैं। ये वही चीज अप्लाई होता है like dissolve like। ठीक है, क्योंकि जो अमोनिया एंड HCl होते हैं वो पोलर होते हैं और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है, तो इसीलिए वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और हमें पता है नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा, सॉरी नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा, तो इसीलिए नहीं होता है। मतलब होता है लेकिन एज कंपैरेटिवली अमोनिया HCl से कम होता है, लेस सॉल्युबल होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। And during the dissolution of gases, pressure of the gas decreases and dissolution gas is exothermic in nature। तो ये हम मान के चलते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, गैस के टाइम में डिक्रीज करेगा। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। नेचर ऑफ द गैस, तो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर मोर सॉल्युबल। जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं वो गैस ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया ज्यादा सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो गैस इजीली लिक्विफेबल होते हैं। इजीली हमको उसको प्रेशराइज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन इतना इजीली कंप्रेस नहीं होते या लिक्विड फॉर्म में नहीं आते। उसके बाद होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या हुआ, गैसेस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन आर मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर देन अदर सॉल्वेंट। जो आयन फॉर्म करते हैं, कुछ गैसेस होते हैं जैसे आयन फॉर्म करते हैं, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया वाटर में मिलके क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH-। तो ये आयन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि HCl वाटर में मिलके क्या बनाता है, H3O प्लस Cl-। तो ये आयन फॉर्म करते हैं, हाइड्रोनियम आयन एंड Cl- आयन। तो ये जो सॉल्यूट होते हैं, गैस सॉल्यूट होते हैं, ये वाटर में मिलने के बाद कुछ आयन बनाते हैं जिसकी वजह से ये इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये कोई सॉल्यूट आयन नहीं बनाते, वो मॉलिक्यूल वाला फॉर्म में ही रहते हैं। तो ये रहा एक नेचर, जैसे कि HCl अमोनिया हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होता है, बहुत इजी, आई थिंक यू वुड नो दैट। देखो, जो गैस होते हैं वो सॉल्यूट के साथ बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर ये है हमारा एक सोल्यूशन जिसमें कुछ गैस पार्टिकल इसके अंदर हैं। अभी मैं यहां से टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, ये जो सोल्यूशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी। और हमको पता है जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है
मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो ये जो सॉल्युबल गैसेस मॉलिक्यूल आर इजीली इवापोरेटेड और सेपरेटेड। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो जो सॉल्युबल गैस पार्टिकल होते हैं वो वहां से सेपरेट हो जाते हैं, तो वो गैस पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं वहां से। तो ये होता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा जब हम गैस सॉलिड सॉल्यूशन को टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो वहां पर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। लेकिन गैस का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है उसके रिलेटेड एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, तो ये प्रेशर इंक्रीज होने से कैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है उसको डिटेल्स हेनरीज लॉ में हम देखेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट दैट at constant temperature solubility of the gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the liquid surface। तो एक कंटेनर लेते हैं, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम कुछ लिक्विड लिए हैं। ठीक है, दिस इज द लिक्विड सोल्यूशन और ये कंटेनर क्लोज है और ये कंटेनर के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, गैस मॉलिक्यूल। तो ये गैस मॉलिक्यूल का सॉल्युबिलिटी, ये गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये सरफेस के ऊपर आते हैं और ये सरफेस के ऊपर कोलाइड करते हैं, उसके बाद ये मॉलिक्यूल कुछ डिजॉल्व होता है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी, ये जो गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, तो गैस लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। ये हेनरीज ने बताया। वही बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है ईच मॉलिक्यूल का जो प्रेशर क्रिएट होता है। अगर यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है, दो टाइप का मॉलिक्यूल है, लेट अस कंसिडर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो प्रेशर क्रिएट होगा दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन के लिए जो क्रिएट होगा दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ईच मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये रहा हमारा हेनरीज लॉ। हमें डाल्टन ने कुछ बताया था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। देखो ये जो पार्शियल प्रेशर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हमको डाल्टन ने ये बताया था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। तो ये दो चीज हो गया। हेनरीज ने बताया कि जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर के ऊपर, और डाल्टन ने बताया पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। दैट इम्प्लाइज पार्शियल प्रेशर, इसको मैं P1 लेता हूं। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू KH इंटू X1। तो यहां पर P1 क्या है, P1 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो यहां पर X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, एंड KH क्या है, KH कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ से हमने क्या पता चला
कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मोल फ्रैक्शन से, और जो मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन निकाला। तो ये जो इक्वेशन है उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, ए स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म। अगर उसको हम पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन को लेके ग्राफ बनाएंगे तो हमें इस टाइप का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, और ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू केज, और केज क्या था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो स्लोप होगा ये ग्राफ का, ये होगा केज। तो ये केज क्या होता है, इट इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। ये जो केज होता है ये नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हर गैस के लिए केज का वैल्यू डिफरेंट होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट तो होगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए गैस हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो होगा वो ऑक्सीजन के लिए डिफरेंट होगा, नाइट्रोजन के लिए डिफरेंट होगा। तो ईच एंड एवरी गैस के लिए जो केज का वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ द गैस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हायर द वैल्यू ऑफ केज एट ए गिवन प्रेशर लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। केज के वैल्यू के साथ सॉल्युबिलिटी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा जब केज का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केज का वैल्यू, जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू, अगर एक सॉल्यूट गैस का ज़्यादा होता है तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस कम होगा। ठीक है, अगर केज का वैल्यू ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस क्या होगा, कम होगा। एंड द वैल्यू ऑफ केज इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एंड केज एंड टेम्परेचर के बीच में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो केज होता है ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केज का वैल्यू इंक्रीज होगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। केज का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो यहां पर एक सॉल्यूशन में एक गैस का केज का वैल्यू अगर ज़्यादा होता है तो उसका मतलब वो सॉल्यूशन में कम सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो केज के वैल्यू के ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो केज का वैल्यू इंक्रीज होता है, और हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होता है। ठीक है, एंड सॉल्युबिलिटी केज के साथ ये हो गया हमारा रिलेशन। सबको समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर at 293 Kelvin, how many millimole of nitrogen would dissolve in 1 liter of water? अभी हमने नाइट्रोजन गैस को बबल किया है वाटर के अंदर। हमारे पास जो वाटर है वो 1 लीटर है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, given that volume of water is equal to 1 liter। ठीक है, अभी एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट है पार्शियल प्रेशर। अभी पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन क्या दिया गया है, Pn2 कितना है, 0.987 बार। गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, अभी केज का वैल्यू दिया गया है फॉर नाइट्रोजन। केज का वैल्यू नाइट्रोजन क्या है, 76.48 किलो बार। ठीक है, अभी केज का वैल्यू दे दिया गया एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन भी हमको गिवन है। पूछा क्या गया है, व्हाट वुड बी द मिलीमोल ऑफ वाटर और हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन वुड बी डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो हमें कितना मिलीमोल वाटर डिजॉल्व किया गया है, मतलब सॉल्यूट कितना अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, वो पूछा गया है। ठीक है, तो हमको हेनरीज लॉ तो पता है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या पता है, हेनरीज लॉ ने क्या बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ये हमको बताया हेनरीज ने।
अभी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन KH एंड PnO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का वैल्यू तो पता है, तो वैल्यू डाल के निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा Pn2 बाय KH(N2). Pn2 का वैल्यू तो गिवन है 0.987 बार अपन 76.48 किलो बार। देखो यहाँ पर बार है, यहाँ पर किलो है, किलो का मतलब हम होता है 10 टू द पावर, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 टू द पावर 3 बार। अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कुछ ऐसा निकल के आएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इतना मिलीमोल का इतना मोल फ्रैक्शन का नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एंड वी नो दैट व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होता है कि अगर X2 का मोल फ्रैक्शन दिया गया है तो उसका मतलब होगा ये नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर एज द सॉल्वेंट, प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। अभी हमने क्या किया है, वाटर के साथ नाइट्रोजन, अभी जो नाइट्रोजन के साथ वाटर का जो सम है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखो क्योंकि ये जो मोल ऑफ नाइट्रोजन है वो बहुत कम है, इसीलिए हम नियरली इक्वल टू ये H2O कर सकते हैं। तो पहले हमको क्या निकालना चाहिए, वाटर का नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अभी हमारे पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर वाटर का मतलब होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम इसको हम कंसिडर करते हैं एज द 1000 ग्राम। एंड वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 18। एंड तो मोल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1000/18, जो वैल्यू निकल के आएगा 55.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन पता है 1.29 को 3 ले लेते हैं 10 टू द पावर -5 इक्वल टू N2 अपन नंबर ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अभी मोल ऑफ वाटर का वैल्यू पता चल गया, ये हो जाएगा N2 अपन 55.5। तो अभी क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 ये हो जाएगा 55.5 इंटू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये वैल्यू आएगा 72.15 इंटू 10 टू द पावर -5। अभी 72.15 का हम लिख सकते हैं 0.721। ठीक है, 15 इंटू 10 टू द पावर -3। और ये जो मिलीमोल होता है, देखो 1 मिलीमोल इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मोल। और ये जो वैल्यू हमारा निकला है ये मोल में है। अभी मिलीमोल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7215 मिली मोल। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, तो ये से आंसर निकलेगा। ठीक है, सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, देन हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनीज लॉ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, जो हमारा सराउंडिंग में ये सारा चीज़ हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये सारा चीज़ जो हेनीज लॉ है ये हमारा डेली यूजुअल लाइफ में मतलब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारे लिए एक डायग्राम मैंने रखा है। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स डेली यूज़ करते हैं, पीते हैं, बहुत टेस्ट आता है, सबको अच्छा लगता है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर हम एक प्रेशराइज कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसको डिजल्व करवाते हैं। तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हेनीज लॉ। जो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और वो गैस एक लिक्विड के अंदर डिजल्व होता है। तो हेनरीज लॉ ने क्या बताया था कि अगर हम प्रेशर ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा गैस क्या होगा, सॉल्यूबल होगा। तो यहाँ पर भी वही टेक्निक अप्लाई किया गया है। यहाँ पर प्रेशराइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को डिजल्व किया गया है, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड डिजल्व होगा उतना जो हमारा कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसका टेस्ट उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड
तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड विथ अंडर हाई प्रेशर। तो इसीलिए जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजॉल्व होगा, इसीलिए हमने क्या करते हैं कि उसको एक हाई प्रेशराइज बॉटल में सील करके रखते हैं। तो जब भी उसको ओपन करते हैं एक हिस का साउंड आता है, तो इसी के वजह से आता है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशराइज कंडीशन में रखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे सेकेंड जो एप्लीकेशन है, जो स्कूबा डाइवर है, जो सी के अंदर जाते हैं कुछ रिसर्च के लिए, या सी के अंदर जो प्लैनेट्स सॉरी जो एनिमल्स होते हैं उनके स्टडी के लिए जाते हैं। तो वो स्कूबा डाइवर जब अंदर जाते हैं तो वो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर नॉर्मल ऑक्सीजन या कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो क्या होता है, एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होता है। कि एक्चुअली होता क्या है, जब हम सी के अंदर जाते हैं तो हमारा बॉडी के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर हम ग्राउंड जो हमारा सी लेवल होता है, लेट अस कंसिडर दिस इज द सी लेवल। सी लेवल के हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। अगर सी लेवल से हम ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो हमें हेनरी लॉ ने यह बताया जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो हमारा बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होने लगेगा और जो भी गैस हमने वो सिलेंडर में लिया होगा वो गैस भी हमारा बॉडी में डिजॉल्व होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जितना हमको चाहिए ऑक्सीजन या जितना हमको गैस चाहिए उससे ज़्यादा गैस हम बॉडी में क्या होगा, डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम वो प्लेस से ऊपर आते हैं, मतलब सी के अंदर से जब ऊपर आते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस हमारा बॉडी में डिजॉल्व होगा वो वेपराइज होना शुरू होगा। जैसे कि तुम जैसे कि जो कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल जब ओपन करते हो तो तुम्हें दिखाई देता है कि बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स ऊपर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इवापोरेट होना शुरू हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना स्टार्ट हो गया। उसके वजह से कुछ हमारा जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है वो भी बाहर निकल आता है। इसी तरह जब हमारा बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन या ज़्यादा नाइट्रोजन डिजॉल्व होगा तो वो भी बाहर आएगा। जब वो बाहर आएगा, हमारा जो ब्लड का कैपिलरी होता है वो बहुत छोटा होता है, और एक टाइम में अगर ज़्यादा गैस वहाँ पर निकलना स्टार्ट किए तो हमारा बॉडी के लिए कंडीशन क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं बेंट। समझ में आ रहा है? तो हम जब नीचे से ऊपर आएंगे तो हमारा बॉडी से जो ऑक्सीजन या जो नाइट्रोजन हमारा बॉडी में डिजॉल्व होगा वो क्या होगा, वो बबल्स की तरह ऊपर आएगा। ठीक है, वो भी मतलब हमारा बॉडी तो एक लिमिटेड ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है ना, उसके बाद वो क्या करेगा, बस डिजॉल्व होकर रहेगा। जब हम ऊपर आएंगे पानी से तो हमारा बॉडी से वो बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा इतना प्रेशराइज ऑक्सीजन था, अभी जो बाहर निकलेगा तो बबल्स क्रिएट होगा कैपिलरी के अंदर, हमारा ब्लड सेल के अंदर। तो तब हमारा बॉडी में एक टाइप का मेडिकल कंडीशन क्रिएट होगा, हमारा बॉडी उसको बोलते हैं बेंट। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम डाइल्यूटेड ऑक्सीजन लेते हैं। डाइल्यूट के किसके साथ करते हैं, हीलियम के साथ करते हैं, क्योंकि हीलियम हमारा बॉडी में डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए डाइल्यूटेड एयर, एक्चुअली स्कूबा डाइवर आर यूज्ड डाइल्यूटेड विथ हीलियम, ये गलत से लिखा हो गया। स्कूबा डाइवर्स आर यूज्ड एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज द परसेंटेज ऑफ हीलियम इज 11.7 and nitrogen is 56.2 and oxygen is 32.1 to avoid the medical condition known as bend to cope up high pressure of oxygen। तो इसकी वजह से हम diluted oxygen लेके जाते हैं वहाँ पर। जो थर्ड एप्लीकेशन है एट हाई अल्टीट्यूड, जब हम ऊपर जाते हैं, मैंने क्या बताया था, जब हम ऊपर जाते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है। जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो हमारा बॉडी में जितना ऑक्सीजन लेवल चाहिए, जितना ऑक्सीजन हमारा बॉडी एक्सेप्ट करता है उससे कम ऑक्सीजन उसको मिलता है। तो हमारा बॉडी में एक टाइप का मेडिकल कंडीशन क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। तो क्या होता है, हमको वीक फील होना लगता है, चक्कर आता है, वोमिटिंग होता है। तो ये सारा कंडीशन क्रिएट हो रहा है जब हम ऊपर जाते हैं। ठीक है,
तो ये जो ऑक्सीजन का लेवल होता है बॉडी में वो कम हो जाता है। इसी की वजह से हमारा बॉडी में एक टाइप का मेडिकल कंडीशन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं एनॉक्सिया। सो हाई अल्टीट्यूड लो ब्लड ऑक्सीजन कजेस क्लाइंबर टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, सिम्टम ऑफ ए कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया को अवॉइड करने के लिए भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत होता है। तो ये इट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनीज लॉ। तो हेनीज लॉ जानने के बाद ये सारा चीज हमने आइडेंटिफाई किया कि ये सारा चीज को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे लिमिटेशन ऑफ हेनीज लॉ। तो क्या क्या लिमिटेशन है। तो हेनीज लॉ हर जगह में एप्लीकेबल नहीं होता। कब एप्लीकेबल होता है, द पार्शियल प्रेशर इज नॉट टू हाई। जब पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता उसी टाइम में से होता है एप्लीकेबल। एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो, ठीक है। जब टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है उस टाइम में ये एप्लीकेबल नहीं होता। द गैस शुड नॉट बी अंडरगोज एनी केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर जो गैस डीजल होगा, सॉल्युबल होगा, वो सॉल्वेंट के साथ अगर केमिकल रिएक्शन बनाता है तब हेनीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। द गैस शुड नॉट अंडरगोज एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। तो जो गैस होता है वो सॉल्यूशन में एसोसिएट होगा या अगर डिसोसिएट होगा। अगर एक गैस लेते हैं कि अमोनिया, अगर ये एसोसिएट हो जाता है वाटर के साथ, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तब ये हेनीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो हेनीज लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं करता। तो ये अगर एसोसिएशन हो जाएगा, वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, तो यहां पर हम हेनीज लॉ एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो यहां पर हेनीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां पर एसोसिएशन डिसोसिएशन जैसा होता है तो वहां पर हेनीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो हेनीज लॉ सबको समझ में आ गया, हेनीज लॉ का एप्लीकेशन सबको समझ में आ गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्लीकेशन जो होता है, हेनीज लॉ का डेफिनेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे हेनरीज लॉ के रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम प्लस से हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सोल्यूशन फील कोल्ड टू टच। देखो, अगर कोई सोल्यूशन वाटर में डिजोल्व होने के बाद वो कोल्ड हो लगता है, मतलब बाहर से ठंडा लगता है हमको, इसका मतलब क्या है, किस टाइप का रिएक्शन है वो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। तो मतलब वहां से क्या हो रहा है, हीट ऑब्जर्व हो रहा है। अगर हीट ऑब्जर्व हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, अगर उसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वो पूछ रहा है, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। तो किस केस में डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर, शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, पाउडर शुगर इन कोल्ड वाटर, पाउडर शुगर इन हॉट वाटर। देखो, अगर शुगर क्रिस्टलाइन में है तो उसको सॉल्युबल ज़्यादा नहीं होगा, मतलब यहाँ पर बोला है कि मोस्ट रैपिड किस केस में होगा। अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा तो मोस्ट रैपिड तो नहीं होगा, तो मतलब ये दो कंडीशन तो एप्लीकेबल नहीं है। ये पाउडर फॉर्म में होगा तो ज़्यादा रैपिड रैपिड डिसोल्यूशन हो सकता है, लेकिन कोल्ड वाटर में ज़्यादा अच्छा होगा या हॉट वाटर में। अभी हमने बोला कि अगर एक रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो मतलब एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो उसका मतलब अगर हम हॉट वाटर देंगे तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। तो पॉइंट डी हमारे लिए राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में आते हैं, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन ए वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। यहां पर बोला है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, जितना अमाउंट का सॉलिड सॉल्यूट डिजोल्व होता है इन ए वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ग्रेटर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमको पता है जब इक्विलिब्रियम होता है तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
ठीक है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए बीकर कंटेन ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, द प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक्स प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू द सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज कॉल्ड। देखो एक सोल्यूशन में, एक सोल्यूशन है हमारे पास, वहां पर जो सॉल्यूट है ए है। अगर मैं यहां पर एक्स्ट्रा कुछ ए ऐड करता हूं, मतलब एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड करूंगा, तो यहां पर मुझे कुछ प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, उसी सॉल्यूट का कुछ प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन कब होता है, कब प्रेसिपिटेट होता है? जब सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होता है, मतलब सैचुरेशन का एबव पॉइंट को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। तो उस कंडीशन में हमको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। सो आंसर हो जाएगा हमारा बी, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। देखो सुपर सैचुरेटेड बनता कैसा है? देखो अगर हम एक सॉल्यूशन में नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा इंक्रीज नहीं करेंगे या डिक्रीज नहीं करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उस कंडीशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने के बाद अगर मैं फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। समझ में आ रहा है कि अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। अभी ये अनसैचुरेटेड में मैं सॉल्यूट ऐड कर सकता हूं। ठीक है। अभी ये जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा तो मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड। तो ये जब ठंडा होगा, ये जब क्या होगा, अभी तो उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गर्म हो जाएगा। फिर जब कोल्ड होगा, ये जो सॉल्यूशन इसमें जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट मैंने ऐड किया था वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइप का सॉल्यूशन को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, जो मिठाई का दुकान में जो यूज होता है शुगर सॉल्यूशन, वो होता है सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि वो जब कोल्ड हो जाता है, तुमने देखा होगा मिठाई के ऊपर एक शुगर का जो कुछ ड्रॉप्स जैसा मतलब शुगर के सराउंडिंग में वो सारा सब्सटेंस रहता है, शुगर का सब्सटेंस। तो ये होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट that cannot be dissolved in a specific amount of given liquid solvent does not depend upon, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर के ऊपर नहीं, सॉल्युबिलिटी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। नेचर ऑफ दी सॉल्यूट, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूट, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी क्या बोला है ये, सॉलिड सॉल्यूट। हमको पता है जो सॉलिड सॉल्यूट होता है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो सॉलिड सॉल्यूट होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल होने के कारण से अगर हम जितना प्रेशर डालेंगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रेशर। ये बोला है डज नॉट डिपेंड, सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को जाएंगे। लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ ए पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। अभी हमने बात किया था, अगर हाई एल्टीट्यूड को जाते हैं तो क्या होता है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है, तो ये हो जाएगा लो टेम्परेचर। नो,
low atmospheric pressure? Yes. High atmospheric pressure? No. Both low temperature and high atmospheric pressure? That is also not. So हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हम जब ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे कम होता है, नीचे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट केज डैश इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रिमेन्स कांस्टेंट, फास्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। देखो हमने अभी बताया था कि जो केएच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केएच का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ऑप्शन हो जाएगा वो ए। द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट केएच इज डैश greater for greater in higher solubility, greater for gases with lower solubility, constant for all gases, not related to the solubility of the gases। तो अभी हमने पढ़ा था कि KH जो होता है किसके ऊपर ग्रेटर होता है, जिसका सॉलिबिलिटी, अगर KH का वैल्यू हाई होता है, KH का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है, तो सॉलिबिलिटी क्या होता है, सॉलिबिलिटी लो होता है। तो इसका मतलब ग्रेटर द गैसेस होती हायर सॉलिबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉलिबिलिटी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जिसका सॉलिबिलिटी लो होता है उसके लिए के का वैल्यू, के एच का वैल्यू इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। तो समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमारा हेनरीज लॉ रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर कहीं पर किसी का डाउट है या कोई क्वेरी है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, and I hope you enjoy this video. If you like this video and share it with your friend, and like, share and subscribe my channel, and thank you everybody and have a good day.